हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का भूगोल का चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो इससे पहले एक चैप्टर 1 की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लोब किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा ग्लोब बना भी हुआ है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब क्या होता है, एक तरह से पृथ्वी जो हमारी होती है उसका एक प्रतिरूप होता है, जो छोटा हम उसको बनाते हैं, छोटे प्रतिरूप उसका मतलब छोटा रूप कह सकते हैं, ठीक है। जिस पे महासागर, महाद्वीपों, देशों, इन सबको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर के बारे में भी पता चलेगा हमें। तो अक्षांश क्या होता है, देखो यहाँ पर बता रखा है कि ये जो लाइनें गई हैं इस तरह से, पृथ्वी की जो लाइनें इस तरह से काल्पनिक लाइनें होती हैं, इन्हें अक्षांश कहते हैं। जो ऊपर से नीचे लाइनें होती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। तो जैसे जैसे आगे हम चैप्टर को शुरू करेंगे वैसे हमें इसके बारे में और जानकारी पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले भी ये पढ़ा है चैप्टर 1 में कि हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल नहीं है। ये यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी ऊपर और नीचे क्या है, चपटी हुई है, और यहाँ से इसका थोड़ा सा पेट ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है, उभरी हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल इसको हम गोल नहीं कह सकते, ये वही बता रहा है, ठीक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। तो ग्लोब क्या है ये वो बता रहा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। लघु का मतलब क्या होता है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में, ठीक है। एक लघु मतलब छोटे रूप में, एक वास्तविक प्रतिरूप मतलब पृथ्वी जैसा बिल्कुल वास्तविक दिखता है, लेकिन है क्या, उसका बस प्रतिरूप है, ठीक है, और छोटा है उससे। तो यहाँ पर हम सिर्फ बड़े बड़ी चीज़ों को ही दर्शा सकते हैं, या ये नहीं कि हम किसी का घर वहाँ पर दिखा दें या कोई सा भी टाउन मतलब कि शहर होता है उसको दिखा दें, ये मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें महाद्वीप, महासागर, कोई बड़ा देश, उसको ही दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका ग्लोब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोब विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बड़े होते हैं, ठीक है। और पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, ठीक है। गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं, ठीक है। और ग्लोब की एक विशेषता और होती है कि स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है। स्थिर क्यों नहीं होते हैं, कि क्योंकि इनको पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ग्लोब किधर है, ये रहा, ये हो गया हमारा पश्चिम, ठीक है, और ये हमारा हो गया पूर्व। तो हम इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, इस तरह से इसको ऊपर से ये लेफ़्ट से राइट घुमा सकते हैं इसको। पृथ्वी जैसे हमारी घूमती है वैसे ही घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। इसलिए ये स्थिर नहीं होते हैं। जैसे कुमार यहाँ पर बता भी गया है, जैसे कुमार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दर्शाया जाता है वो बता रहा है, ठीक है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। सही आकार मतलब कि वो आखिरकार दिखते कैसे हैं। जैसे हमारा भारत है, भारत कैसे दिखता है, भारत कुछ नीचे से ऐसा दिखता है ना, तो इसी तरह से हमारे ग्लोब में वो दिखाया गया है, मतलब कि उसको एकदम वैसा ही दिखाया गया है जैसा एक्चुअली में हमारी पृथ्वी में दिखता है वो। तो ग्लोब का यही काम है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए। सपोज करो कि मैंने ये पृथ्वी बना दी और यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये जगह है कोई डॉट वाली, तो ये बताओ कहाँ पर है। तो हम इसका कैसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है, मतलब इसका कोई पता ठिकाना कुछ तो होना चाहिए, उसकी उसकी मतलब उसका एड्रेस तो होना चाहिए। किस तरह से एड्रेस हम उसको फाइंड करते हैं, ये यहाँ पर वो बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो ये वो बिंदु और रेखाएं हैं जो हमें क्या करती हैं, आगे इसकी एड्रेस तक पहुंचने में मदद करती हैं, मतलब उसकी लोकेशन बताने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये आगे हम बताएंगे इसके बारे में। देखो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। देखो अक्ष क्या है, कि ये रहा अक्ष, तो यहाँ से यहाँ तक एक सुई सी गई हुई होती है, इसी को क्या कहते हैं, हम अक्ष कहते हैं। लेकिन वास्तविक पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं है, ये हम पहले भी बताएंगे, बाद में भी बताएंगे, और अभी बता रहे हैं कि ये जो इस तरह की ये सुई होती है ये वास्तविक ग्लोब में तो है, लेकिन जो पृथ्वी हमारी उसमें नहीं है। मतलब ग्लोब में हम इसको घुमाने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में जब पृथ्वी घूमती है तो वहाँ पर ऐसी कोई सुई नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम,
अक्ष कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिणी ध्रुव हैं, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कौन से हैं, तो यहाँ पर ये बता देते हैं। ये रहा हमारा उत्तरी ध्रुव और ये रहा हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ग्लोब फिर आगे, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, ठीक है। और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक मतलब सिर्फ हमने मान लिया कि ऐसी कोई एक रेखा हो सकती है जिसके ऊपर वो घूमती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये वैज्ञानिकों ने एक समझ के लिए मान लिया। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी, ये देखते हैं। इसे विषुववृत्त रेखा, विषुवत व्रत कहते हैं, मतलब कहा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा ग्लोब ये रहा और यहाँ पर विषुवत व्रत कहाँ है, देखो ये जा रहा है विषुवत व्रत, ठीक है। ये इस तरह से पूरा गोल घूम के ये ऊपर और ये नीचे पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मतलब ये वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया पूरा, ये वाला ये एरिया विषुवत व्रत से ये वाला एरिया ऊपर का, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग हैं, ठीक है। बराबर बराबर हैं, ये मतलब कोई कम ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर बराबर हैं। जिसको कौन बांटता है, विषुवत व्रत बांटता है। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति का बताने में महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। देखो इसी की वजह से हमें पता भी चलता है कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये रहा हमारा विषुवत व्रत, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारी इस तरह से ये लाइनें हैं, इस तरह से बहुत सारी व्रत हैं ये इस तरह से। और ये लास्ट तक आपने देखा होगा, ये देखो लास्ट तक एक व्रत आया है। तो इन सभी ये जितनी भी रेखाएं इस तरह से गई हुई हैं, इन सबको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और जिसको किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अंश में मापा जाता है, ठीक है। विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। शून्य अंश अक्षांश का मतलब यहाँ पर देखो, ये जो है विषुवत व्रत, यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर आगे बढ़ते चला जाएगा। देखो यहाँ पर पहले 0 है, फिर यहाँ पर 20 आ गया, फिर यहाँ पर 40 आ गया, फिर 60 आ गया, फिर लास्ट में ऐसे ऐसे 90 तक ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो 0 अक्षांश को दर्शाती है, ये हमें याद होना चाहिए। चूँकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्तों का 1/4 है, अतः इसका माप 360 का 1/4 यानी कि 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा। तो ये यहाँ पर क्या कहा इसने, आपको समझ नहीं आया होगा कि इसका जो माप है वो कितना है। देखो मान लो सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी का 1/4 कितना होता है, इसने बोला कि इसका जो माप है विषुवत व्रत, ये विषुवत व्रत से ये उत्तरी गोलार्ध तक का माप है वो 1/4 है इस पूरे व्रत का। 1/4 हमारा कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 90 हो गया। तो यही यहाँ पर कितना होगा, ये 90 होगा। तो वही कह रहा है, इसको देखो दोबारा पढ़ के दिखाते हैं। विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है। विषुवत व्रत से मान लो ये यहाँ पर क्या है, विषुवत व्रत है और ये ध्रुव है और ये इधर ध्रुव है, इनके बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है। ये मतलब ये पूरे व्रत का 1/4 कितना होगा, ये इतना हो गया, 1/4 हो गया। अतः इसका माप 360 का कितना 1/4 होगा, 90 होगा, ठीक है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। समझ में आया। इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी या दक्षिण भी लिखा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसे उ यानी उत्तरी और या दक्षिण दा अक्षर से व्यक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये विषुवत व्रत है और यहाँ पर इसके ये पूरा जो एरिया होगा इसके ऊपर वाला ये पूरा उत्तरी अक्षांश हो गया, ये पूरा दक्षिणी अक्षांश हो गया, ठीक है।
उदाहरण पढ़ते हैं हम। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, देखो महाराष्ट्र हमारे इंडिया में है, भारत में है, और ब्राज़ील जो है वो अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है। उसमें क्या है, बेलो होरिजोंटो, दोनों एक ही अक्ष यानी 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। देखो इसने क्या कहा कि दोनों ही एक ही अंश पे स्थित हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि चंद्रपुर जो है विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में है, मतलब कि इससे यहाँ पर अगर 20 आएगा तो ये इधर है, लेकिन हॉरिजॉन्टो उसके दक्षिण में है, मतलब यहाँ पर है। तो नंबर डिग्री तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पर दिशा का फर्क पड़ जाता है, ये उत्तर में है ये दक्षिण में है, लेकिन अंश उतना ही है, ठीक है। तो ये समझना है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। देखो यहाँ पर भी ये बता रहा है 2.2 में आपको चित्र दिखा देता हूँ, ये रहा। देखो सबसे पहले ये इतना बड़ा गोला था, फिर ये इतना छोटा हो गया, और भी छोटा हुआ और छोटा हुआ, बिल्कुल छोटा गोला होगा। यही बता रहा है कि जैसे जैसे हम इस विषुववृत्त से इस तरफ दूर जाते हैं तो इन्हें अक्षांशों का क्या है, आकार घटता जाता है, ठीक है। इन वृत्तों का आकार घटता जाता है। अब आ गया अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, मतलब कुछ अक्षांश रेखाएं जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विषुववृत्त के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। उत्तरी ध्रुव जो 90 डिग्री का होता है उत्तर में, उसको भी पढ़ चुके हैं। और दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री का दक्षिण होता है उसके बारे में पता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ अक्षांश होते हैं, वो देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं वो और दी गई हैं। तो देखिए पहली हमारी दे रखी है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और दूसरी दे रखी है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा। तो ये उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा है जो कि कितनी है, 23 डिग्री उत्तर में है, और मकर रेखा है वो 23 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है। फिर उसके बाद विषुववृत्त के 66 डिग्री उत्तर में एक है उत्तरी ध्रुव व्रत, और उसी के विषुववृत्त के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, देखो चित्र में। देखो पहला हमारा क्या था, कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री उत्तर में है, और दूसरा मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। दूसरा है उत्तरी ध्रुवव्रत जो कि कितना 66.5 डिग्री उत्तर में है, और दक्षिणी ध्रुवव्रत 66.5 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 4 हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी के ताप की बात करते हैं कि पृथ्वी जो है उस पर अलग अलग तापमान के हिसाब से उसको क्या कर रखा है, कटिबंधों में बांट रखा है, ठीक है। कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं ठंड पड़ती है, तो कहीं मध्यम रहता है, तो उसी हिसाब से उसको कटिबंधों में बांट रखा है। तो इसीलिए इसका नाम रखा है पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप मतलब तापमान। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्ष में कम से कम एक बार जरूर सिर के ऊपर सूर्य होता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है और गर्मी पड़ती है, इसलिए इसका नाम उष्ण कटिबंध पड़ा है। और मेन बात यह है कि कर्क रेखा मतलब ये जो अक्षांश है ये कर्क रेखा मध्य रेखा वाला, इसके सिवा कहीं और सूर्य होता है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, ठीक है। तो हमारा जो उष्ण कटिबंध है ये बिल्कुल बीच में है यहाँ पर, और जब ध्रुव की तरफ जाते हैं तो उधर सूर्य की किरणें होती हैं वो इस तरह से तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीत का मतलब ठंडा, और उष्ण का मतलब गर्म, ठीक है। तो ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, मध्यम होता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये कौन कौन सा एरिया होता है अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ पर कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच का जो एरिया है ये वाला एरिया, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह से ये मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच का एरिया हो गया, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। फिर आता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देखो यहाँ पर जो शीत कटिबंध होता है ये होता है हमारा ये वाला एरिया,
उत्तरी ध्रुव व्रत से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव व्रत से दक्षिणी ध्रुव तक जो पूरा एरिया होता है ये शीत कटिबंध होता है, यानी हम यहाँ पर ज़्यादातर ठंड रहती है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य निकलता ही नहीं है। अब देखते हैं देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा मतलब अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, देखो टोंगा द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। मतलब ये कह रहा है कि मान लो ये मॉरिशस है और ये वो है, देखो टोंगा द्वीप है, तो ये हमारा जो संदर्भ रेखा है इससे उत्तर में है या दक्षिण में है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी दूरी, इसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। और इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्र कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो अंश होते हैं, मतलब इसको पहले तो अंशों में मापा जाता है और इनकी दूरी को, और अंशों को मिनटों में और मिनटों को सेकंडों में भी मापा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये देशांतरी, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं शून्य हो जाती है, जहाँ ये सभी देशांतरी यामोत्र आपस में मिलती हैं। तो कुछ देशांतरी जो होते हैं यहाँ पर दिया गया है, ये हैं देशांतर। जब ये ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये ध्रुव हो गए, ये ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी जो बीच की दूरी होती है, ये जो बीच की दूरी है ये घटती जाती है। देखो यहाँ पर ये ज़्यादा दूर है ना, यहाँ पर जाके बिल्कुल ये आपस में मिल जाते हैं, शून्य हो जाती है इनकी दूरी, ये उनकी बात कर रहे हैं। अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी रेखाओं की लंबाई समान होती है, इनकी जो लंबाई है वो समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मतलब सभी जो देशांतर रेखा है उनकी मतलब कि जो लंबाई है वो तो समान है, तो हम किसी एक देशांतर रेखा को कैसे मान सकते हैं। तो उन्होंने किसी को नाम देने की जगह, मतलब कि उसकी लंबाई ये सब मापने की जगह उन्होंने क्या करा, सभी देशों ने मिलकर जो ब्रिटिश वेधशाला है, राजकीय वेधशाला, वहाँ से जो गुजरती है एक देशांतर रेखा है, उसको एक प्रमुख यामोत्र मान लिया। ठीक है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, प्रमुख यामोत्र मान लिया और उसको 0 डिग्री देशांतर कहा। अब ये क्या करा इन्होंने, ऐसा क्यों करा, इन्होंने टाइम को पता करने के लिए, एक पूरे देश का टाइम क्या होगा वो जानने के लिए इन्होंने ऐसा करा। ठीक है, तो यहाँ से हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम डिग्री तक गणना कर सकते हैं। मान लो ये 0 डिग्री प्रमुख यामोत्र, इधर 180 डिग्री पूर्व हो जाता है और ये 180 डिग्री पश्चिम हो जाता है। ठीक है, प्रमुख यामोत्र तथा 180 डिग्री यामोत्र मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। तो ये हमारा हो गया पश्चिमी गोलार्ध, हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी रेखाओं द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ग्रिड क्या होती है, देखो ये देशांतरी रेखाएं होगी, ये अक्षांश होगी, ये एक जाल सा बना रही है ना, तो इसी को ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतरी की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाते हैं, देखो यहाँ पर असम का एक उदाहरण दिया गया है कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आप उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 एवं क्षैतिज रेखाओं को काखा गाढ़ा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ, बा, सा, दा और धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तर अक्षांश को व्यक्त करती हैं। देखो यहाँ पर नीचे इसका चित्र दिया गया है, आपको नहीं समझ आया तो यहाँ देख लो। देखो
यहाँ पर पहले हम पढ़ते हैं इसने क्या खोजने की कोशिश करी है। देखो अब आप देखेंगे कि वृत्त आ खा उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखो वृत्त आ आखिरकार है कहाँ पे, ये वृत्त आ है और ये स्थित कहाँ पर है। अगर हम अक्षांश की बात करें तो खा अक्षांश है, ठीक है, और ये उत्तर में है, तो ये रहा खा डिग्री अक्षांश। अगर हम देशांतर की बात करें तो एक ये रहा, तो 1 डिग्री देशांतर में है। यानी कि अगर हम यहाँ की मान लो सा कोई जगह है, इसकी अगर हम बात करते तो इसका देशांतर कितना हो जाता है, 3 हो जाता, ठीक है, और इसका अक्षांश कितना होता है, गा होता। इसी तरह इसकी बात करें तो इसका अक्षांश कितना होता है, घा होता, और इसका देशांतर 1 होता। इस तरह से हम किसी भी जगह का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं देशांतर और समय। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, उसकी मतलब स्थिति का पता लगा रहे थे कि ये जगह कहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय कैसे निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, ठीक है, ये आपको सबको पता होगा। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्चतम मतलब ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर 1 होगी। देखो मान लो ये यामोत्तर है, ठीक है। अब जिस टाइम तो सूर्य होगा वो सबसे ऊपर होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर होगा, तो वहाँ पर दोपहर हो रही होगी। ये यहाँ पर अगर कोई जगह है, कोई देश है, तो इन सभी देशों में दोपहर हो रही होगी, ठीक है, और दोपहर के 12 बज रहे होंगे। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका पीछे होगा। मान लिया ये हमारी पृथ्वी है और ये ग्रीनिच है, अगर इसके इधर है वो देश तो प्लस होगा समय, अगर इधर है तो माइनस होगा। मान लिया यहाँ पर 12 बजे हैं तो इधर 1 बज रहा होगा या फिर 2 बज रहे होंगे, वो जो भी है उस दूरी के हिसाब से टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे कि आप अभी देखोगे। देखो चित्र 2.8 में दिखाया गया कि समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। देखो सबसे पहले हमें पता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटों में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। अगर हम इसको और छोटा करें तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 चौके 60, यानी कि 1 घंटा आगे, यानी कि उसके समय से 1 घंटा आगे। तो मान लिया ये ग्रीनविच है और हमें 15 डिग्री पूर्व में अगर यहाँ पर कोई जगह है तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पे कितना समय अंतर दे रहा है, 1 घंटे का दे रहा है ना यहाँ पर, तो 12 की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा, इस तरफ जाएंगे तो प्लस होगा समय। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी अगर हम इधर पीछे आते हैं तो 12 1 की जगह यहाँ पर क्या होगा, घंटा माइनस हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जो ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो इसी के अगर हम यहाँ पर तो 0 डिग्री है, ठीक है, लेकिन इधर हम घूम के जाते हैं तो पूरा पीछे इसके जाएंगे तो वहाँ की मध्य रात्रि, अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो वहाँ रात के 12 बजे होंगे पीछे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए इस देशांतरी यामोत्तर में सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब हम देखते हैं कि हम मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो क्यों मानते हैं किसी का भी, ठीक है। तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, ठीक है। तो उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि रेलगाड़ी का दिया गया है कि बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। अब मान लो यहाँ पर हमारा भारत है, यहाँ से कोई रेलगाड़ी गुजरती है और इधर पाकिस्तान में होती हुई और अरब देशों में होती हुई ये जाती है, तो यहाँ पर तो कुछ और टाइम हो रहा है, यहाँ तो कुछ और टाइम हो रहा है, तो इसको समय बताना मुश्किल होगा कि कितने बजे कहाँ पर थी, कितने बजे कहाँ पर नहीं थी। तो हमें इंडिया के टाइम के हिसाब से बताएगा तो अलग होगा, अगर पाकिस्तान के टाइम से या फिर अफ़गानिस्तान के टाइम से बताएगा तो अलग होगा, ठीक है।
तो ये इसलिए हमने क्या करा, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रू के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो देखो यहाँ पर हम भारत से ही देखते हैं कि हमारा गुजरात का जो मतलब असम है वो यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी गुजरात का जो द्वारका वो यहाँ पर और असम है जो यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच का जो समय है वो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है इसमें। अगर यहाँ पर मान लो 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 1:45 हो रहा होगा। इस तरह से इसमें अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्र रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को इस मानक यामोत्र माना गया है। तो देखो हमारा ये रहा मानक यामोत्र 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, मतलब यहाँ का भी नहीं माना, यहाँ का भी नहीं माना, इसके बीच का मान लिया, ठीक है, ताकि ये जो टाइम, इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो पूरे भारत में 12 बज रहे होंगे, ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि कितना टाइम हो रहा है। इसलिए पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम ढूंढ लिया जाता है, ठीक है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो वो कहाँ रहता है? एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अपराह्न मतलब होता है दोपहर में शुरू होगा, ठीक है। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? देखो 7:30 कैसे बज रहे होंगे भारत में, वहाँ पर तो 2 बज रहे होंगे। देखो मैं ऐसा इसलिए बताता हूँ क्योंकि लंदन कहाँ है? लंदन है ब्रिटेन में, और जो हमारी जो प्रमुख यामोत्र है वो भी कहाँ से गुजरती है? लंदन से, और जो ब्रिटिश वेधशाला है वो भी लंदन में ही है। इस वजह से प्रमुख यामोत्र है वहाँ पर। तो यानी कि वहाँ पर 2 बज रहे हैं, तो हमें पता है हमारा भारत पूरब में है, तो पूरब में हमारा भारत और ग्रीन जो प्रमुख यामोत्र उसके बीच कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। देखो यहाँ पर बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जितने बज रहे होंगे उसमें वो टाइम को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यही आगे बताएगा। तो आपको पहले इसी का लिखा हुआ दिखाते हैं, ठीक है। तो भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे, 5 घंटे मतलब 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब हैं तो हम क्या करेंगे, 2 में 5.5 को ऐड करेंगे क्योंकि हम पूरब में इसलिए ऐड करेंगे। अगर हम पश्चिम में होते तो क्या करते हैं? हम माइनस करते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर हम 2 में 5.5 घंटे को जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा, ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, क्योंकि रूस देखो भारत जो पूरा विश्व है उसका विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो इतने बड़े देश में एक मानक स्टैंडर्ड टाइम तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए कई सारे स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किए गए हैं। यही कारण है कि वहाँ पर 11 मानक समय को अपनाया गया है, ठीक है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। देखो हमें पता है कि हमारा जो देशांतर है हमारे पृथ्वी में टोटल कितने हैं? 360 हैं, ठीक है। तो उन 360 को ना करके हमने क्या करा, उसको थोड़ा बड़ा कर लिया। हमने इस तरह से ऐसे 24 बना लिए, ठीक है। और इन 24 को भी 15 टुकड़ों में कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 15 हो गया, 15 डिग्री हो गया, और इससे यहाँ से यहाँ तक का 1 डिग्री हो गया। तो यानी कि अगर कोई जगह यहाँ पर है और यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक का 1 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब पृथ्वी 1 घंटा चलती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक का देखा तो सिर्फ 4 मिनट का अंतर होगा 1 डिग्री में, ठीक है। तो यही कह रहा है कि उसने 24 देखो जो क्षेत्र है उनको उसमें बांटा गया है, और उन 24 में से जो प्रत्येक है उसको 15 डिग्री में बांट दिया गया है, 15 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, देशांतर क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर था भूगोल का। तो अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।